नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं गाउस का नियम। देखिए, परावैद्युत माध्यम के अंदर अगर बात करूँ मैं, उसके अंदर कोई आवेश स्थित हो तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अपन को निकालना और उस विद्युत क्षेत्र का मान निकाल करके गाउस का नियम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रख रखा है और ये अपना पूरा का पूरा परावैद्युत माध्यम है। इस परावैद्युत माध्यम के अंदर मैंने एक आवेश रख रखा है जिस आवेश का मान है प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक विद्युत क्षेत्र लगा रखा है इस ओर। इधर विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर एक द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्रेरित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर परावैद्युत माध्यम है, उसके अंदर मैंने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो परावैद्युत माध्यम में अपन जानते हैं धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। जो ऋणायन होते हैं वो मेरे पास इस प्लस क्यू आवेश की ओर आ जाते हैं और धनायन इससे दूर विस्थापित हो जाते हैं। तो देखिए क्या है जानते हुए आइए। माना किसी परावैद्युत माध्यम में प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदुवत आवेश के प्रभाव से परावैद्युत के अणु तिर्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात अणुओं का ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के वितरण को केंद्र प्लस क्यू आवेश के कारण उसकी ओर विस्थापित हो जाता था। धनावेश वितरण तिर्यक दिशा में विस्थापित होकर अधिक दूर हो जाता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्रुवण घनत्व PD वेक्टर तथा विस्थापन सदिश D तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर P वेक्टर और E वेक्टर और हमारा जो ध्रुवण घनत्व है वो सब तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। आगे देखिए, यहाँ से प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश परिमाण में प्लस क्यू से कम प्राप्त होता है। मतलब जो अपने पास गोले के कारण आवेश है वो परिमाण में प्लस क्यू से कम प्राप्त होता है। यदि प्लस क्यू आवेश की उपस्थिति के कारण ध्रुवण घनत्व PD वेक्टर है तो R त्रिज्या के गोले द्वारा परिबद्ध आवेश वो हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू Q माइनस 4πr² इंटू PD वेक्टर। अतः चूंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है V बराबर KQ/R² होता है, जहाँ पर K का मान हो जाएगा 1/4πε0। देन E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² इंटू R कैप, जहाँ R कैप इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा वो होगा PD वेक्टर इज इक्वल टू ε0 E का ε0 E वेक्टर इंटू का E। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस E वेक्टर की वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में रख दूंगा और PD वेक्टर का मान यहाँ से निकाल लूंगा। तो PD वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ε0 का E क्यों अपॉन 4πε0 R²। एक तो काम ये कर सकते हो आप, दूसरा काम कर सकते हो इस E वेक्टर को उठा करके डायरेक्ट समीकरण 3 में रख दो। तो PD वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ε0 का E क्यू अपॉन 4πε0 R²। आगे देखिए समीकरण 1 से लिख सकता हूँ PD वेक्टर इज इक्वल टू, ये वैल्यू उठा करके अगर मैं वहां पे रख दूं तो मेरे पास हो जाएगा देखिए Q की वैल्यू उठा करके मेरे को यहाँ पर रखनी है समीकरण 1 से। इस Q वाली वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण के अंदर रख दूं तो ये बन जाएगा PD वेक्टर इज इक्वल टू ε0 का E Q माइनस 4πr² PD अपॉन 4πε0 R²। देन PD वेक्टर इज इक्वल टू का E, ε0 से ε0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q माइनस 4πr² PD अपॉन 4πr²। देन देखिए यहाँ से इसमें ब्रैकेट को खोल दूं अगर, और ब्रैकेट को खोलने के बाद मैं देखूं तो देखिए यहाँ से 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा और इस एक काई E इंटू क्यू के नीचे 4πr² लग जाएगा। तो यहाँ से इस माइनस का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर हो जाएगा PD वेक्टर प्लस काई E इंटू PD वेक्टर। ओके, आगे देखिए, अगर यहाँ से इस वाले टर्म से मैं PD वेक्टर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू काई क्यू अपॉन 4πr²। देन PD वेक्टर इज इक्वल टू काई क्यू अपॉन 4πr² इंटू 1 प्लस काई। इस काई को उठा करके इधर भेज दूंगा, इसका मैं पक्षांतरण कर दूंगा। ये आ जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 4। आगे देखिए, अपन जानते हैं परावैद्युतांक होता है εr इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। तो यहाँ से काई हो जाएगा εr माइनस 1। देन जो PD वेक्टर है वो हो जाएगा अपना काई क्यू अपॉन 1 प्लस काई को लिख सकता हूँ εr इंटू 4πr² एच टी, जैसे कि समीकरण नंबर 5। अतः अब समीकरण 1 में ये वैल्यू उठा के रख दूंगा मैं किसकी, PD वेक्टर की। तो ये रहा अपना समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 के अंदर ये वाली वैल्यू उठा के रख दूं यहाँ पर मैं, तो मेरे पास बन जाएगा Q इज इक्वल टू Q माइनस 4πr² εr माइनस 1 इंटू Q अपॉन 4πr² εr।
देन 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू बच जाएगा q माइनस एप्सिलॉन r माइनस 1 q अपॉन एप्सिलॉन r। देन यहाँ से इस ब्रैकेट को खोल दूं मैं, इस ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ से खोल दूं तो मेरे पास बच जाएगा एप्सिलॉन r³ माइनस एप्सिलॉन r³ प्लस q अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो q इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन r। देन आवेश के परिमाण में कमी हो जाएगी, q डैश इज इक्वल टू q माइनस q, मतलब जो पहले जो आवेश था उसके अंदर से कैपिटल Q घटा दूं मैं, तो ये आ जाएगा q डैश इज इक्वल टू q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन r। अगर मैं यहाँ से q डैश इज इक्वल टू q कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास q माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। देन q डैश इज लेस देन बन जाएगा यहाँ से q। तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। देन E वेक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो एच जैसे कि ऐसे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। कैपिटल Q की वैल्यू उठा के मैं यहाँ से रख दूंगा, तो कैपिटल Q की वैल्यू होती है q अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ से E वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास E निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r, मतलब जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणा हो जाएगा जो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा। अतः पराविद्युत माध्यम में किसी आवेश Q को रखने पर परिमाण तथा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन r गुणा हो जाता है। पराविद्युत माध्यम में अगर मैं किसी आवेश को रख दूं तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जो पहले निर्वात में विद्युत क्षेत्र होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणा हो जाएगा। अब देखिए इससे निकालेंगे अपन गाउस का नियम। अपन जानते हैं गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। अतः गाउस के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन जानते हैं कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है केवल एप्सिलॉन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। देन देखिए यहाँ से इस एप्सिलॉन को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एस एप्सिलॉन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। अपन जानते हैं कि एप्सिलॉन ई वेक्टर बराबर होता है डी वेक्टर विद्युत विस्थापन सदिश। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 8। तो मुक्त आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V रो एफ इंटू dV, था Q बराबर इंटीग्रेशन में रो dV होता है ये उस समीकरण से। तो समीकरण 8 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दूंगा मैं, या ये वैल्यू में कहूँ कि समीकरण 8 में रख दूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एस डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V रो एफ इंटू dV। अपन जानते हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है कि इसके द्वारा क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में बदला जा सकता है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूं समीकरण 9 के LHS पार्ट की, LHS पार्ट क्षेत्रफल समाकलन में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस डी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V डाइवर्जेंस डॉट डी वेक्टर इंटू dV। तो इस समीकरण 9 के LHS पार्ट में समीकरण 10 का RHS पार्ट में रख दूं तो मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V डाइवर्जेंस डी वेक्टर इंटू dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V रो एफ इंटू dV। दोनों तरफ अगर मैं तुलना कर लूं तो डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एफ। अतः विद्युत विस्थापन सदिश D का डाइवर्जेंस मुक्त आवेश घनत्व रो एफ के तुल्य होता है। इसे गाउस का अवकल रूप या मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। यही होता है आपका गाउस का नियम। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।